हाय एवरीवन, आज हम लोग बात कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास जो हम लोग असाइनमेंट छोड़ के रखे थे वहां से स्टार्ट किया जाए। तो असाइनमेंट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसमें से कौन सा यूकैरियोटिक सेल है? यूकैरियोटिक सेल इसमें से कौन सा है? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यूग्लिना, पीपीएलओ। देखो इसमें बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक, ठीक है। नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक, पीपीएलओ प्रोकैरियोटिक, तो बचा कौन? यूग्लिना। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूग्लिना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच कैरेक्टर डिफरेंशिएट्स ए प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल। प्लांट सेल को एनिमल सेल से कौन अलग रखता है, कौन डिफरेंशिएट करता है? तो देखो प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनिमल में भी होता है, तो ये वो कैरेक्टर नहीं है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, ये भी दोनों जगह पर होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स, देखो वैक्यूल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है। तो यही वो कैरेक्टर है जो दोनों प्लांट और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन। देखो सेंट्रियोल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट में नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, प्लांट्स में एब्सेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रिजर्व फूड इन प्लांट इज। प्लांट में रिजर्व फूड क्या होता है? देखो ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज। ग्लाइकोजन तो एनिमल्स में होता है रिजर्व फूड, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या होता है? स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रेजेंस ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इसका मतलब है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। लास्ट क्लास काफी डिटेल में पढ़े थे हम लोग। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कहां पर पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। क्या कह रहा है? प्रेजेंस ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। एंडोमेम्ब्रेन में 4 पार्ट्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स, ठीक है। तो देखो सारे के सारे नाम लिखे, ये भी इसका पार्ट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। द लिपिड बाइलेयर मोस्टली कंसिस्ट ऑफ। लिपिड बाइलेयर में मोस्टली जो लिपिड होता है उसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन तो कहते ही हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप इस ऑप्शन को कट करके प्लाज्मा लेमा भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लाज्मा लेमा। तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लिपिड्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन। प्लास्टिड्स कहां होते हैं? मैन, मैंगो, लैक्टोबैसिलस, ऑल ऑफ दीज। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होते हैं, इसमें से कौन सा प्लांट है? मैंगो, ठीक है। तो ये हो गया पिछले क्लास का सारा असाइनमेंट कंप्लीट। चलिए आज का फ्रेश टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो शुरू किया जाए फ्लूइड मोजाइक मॉडल से। सबसे पहले फ्लूइड मोजाइक मॉडल की जब हम बात करेंगे तो हम लोग पढ़ सकते हैं कि इसको किसने प्रपोज किया था, ठीक है। मतलब इस थ्योरी को या इस मॉडल को, सॉरी, इस मॉडल को सबसे पहले किसने दुनिया के सामने रखा था, ठीक है। तो वो थे 2 साइंटिस्ट जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन इन द ईयर 1972, ठीक है। तो 2 साइंटिस्ट इनके नाम लिख लेते हैं, आइए स्टार्ट किया जाए। सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, सिंगर एंड, सिंगर एंड निकोलसन, निकोलसन, ठीक है, इन द ईयर 1972। तो 1972 के साल में इन्होंने ये मॉडल फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज किया, ठीक है। अच्छा इसका नेचर कैसा है? देखो इसका जो नेचर है वो फ्लूइड नेचर का है। तो मॉडल क्या कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मूव करता रहता है, ये फ्लूइड नेचर का है, डायनामिक है, ठीक है। तो अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर में तुम बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, this model, the cell membrane, the cell membrane, तो सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। the cell membrane is not static, is not static but is fluid, फ्लूइड है, या फिर आप लिख सकते हैं डायनामिक। डायनामिक मतलब मूव करने वाला, फ्लूइड मतलब फ्लो करने वाला,
तो ये फ्लो करता है, फ्लूइड है, डायनामिक है, ठीक है, रुका हुआ नहीं है, ठीक है। एज इट कंसिस्ट ऑफ as it consists of lipids made of quasi fluid nature। क्वासी फ्लूइड का मतलब समझ लो। क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है सेमी फ्लूइड, ठीक है, आधा फ्लूइड आधा सॉलिड, ठीक है, सेमी फ्लूइड नेचर, ठीक है। तो ये क्वासी फ्लूइड नेचर का है, ये मूव करता है, लिपिड जो है ये मूव करता है। देखो जब लिपिड्स मूव करते हैं तो उनके साथ जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं वो भी मूव करते हैं, तो लिपिड्स के साथ प्रोटीन्स भी मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेड ऑफ क्वासी फ्लूइड नेचर व्हेन, यहाँ पे साथ में कंटिन्यू करेंगे, व्हेन द लिपिड्स व्हेन द लिपिड्स व्हेन द लिपिड्स मूव, जब लिपिड्स मूव करते हैं, देन दे कॉज lateral movement of they cause lateral movement of proteins। इनकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन्स का लैटरल मूवमेंट होता है, प्रोटीन्स भी इनके साथ मूव करते हैं। जब मैं कह रहा हूं लैटरल मूवमेंट, देखो लैटरल शब्द का मतलब है ऐसे ऐसे, ठीक है, लैटरल। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, लैटरल मतलब ऐसे, राइट लेफ्ट इस तरह से। तो प्रोटीन्स कैसे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, इस तरह से मूव करेंगे, इसको बोलते हैं लैटरल मूवमेंट, ठीक है। तो व्हेन लिपिड्स मूव दे कॉज लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन भी उनके साथ मूव करते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो लिपिड के बीच में है, ठीक है। तो जब लिपिड ही मूव करेगा तो प्रोटीन भी मूव करेगा, ठीक है। अब देखो साइंटिस्ट लोगों ने इसके इस जो मॉडल है, ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, इसको दो चीजों से कंपेयर किया था, अभी मैं समझाता हूं। जैसे पहले आप ये तो लिख लें कि क्वासी फ्लूइड नेचर का है ही, इसके इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर आप डिटेल में समझेंगे तो आप यहां लिख सकते हैं, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप समझते हैं तो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले लिख लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, ठीक है, इज सेलेक्टिवली परमिएबल, कहीं कहीं पर इसको सेमी परमिएबल भी लिखते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल, इसका मतलब समझना पड़ेगा। देखो सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिव मतलब होता है कि किसी किसी चीज को सेलेक्ट करना, चूज करके सेलेक्ट करने के बाद उसको परमिशन देना, ठीक है। जैसे कि मान लो एक सेल है, जस्ट सपोज देयर इज अ सेल, ये रहा वो सेल, ठीक है, और सेल के बाहर कुछ सब्सटेंसेस हैं, लेट्स से दीज आर द सब्सटेंसेस, एक इस तरह का है मान लो, एक रेड कलर का है मान लो, इस तरह से अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, और एक यहां पर ऐसा है कुछ, ये तीन सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, तीनों को इन सेल के अंदर मूव करना है, ठीक है। तो सेल क्या करेगा, सेल चेक करेगा, सेल सेलेक्ट करेगा कि इसमें से कौन से मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो सेल कैसे सेलेक्ट करता है, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास वो कैपेसिटी है, वो पावर है कि वो चेक कर सकता है चीजों को कि क्या ये चीज अंदर आने लायक है या नहीं। तो अगर वो चीज अंदर आने लायक होगी तो वो उसको अंदर आने देगा। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, इस तरह से वो चीजों को सेलेक्ट कर रहा है, और चीजों को सेलेक्ट करने के बाद ही वो उनको अंदर आने की इजाजत देता है, ठीक है। तो वही चीज है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर, ठीक है। सेलेक्ट करना, किसके लिए सेलेक्ट करना, परमिशन देना है कि नहीं देना है, परमिएबिलिटी के लिए, परमिएबल होने के लिए, ठीक है, चीजें अंदर आएंगी कि नहीं आएंगी, उनको परमिशन देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है, इस चीज की परमिशन देना, ठीक है। तो ये जो परमिशन है ये कौन देता है, ये देता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सभी चीजों को अंदर आने की इजाजत नहीं है, कुछ कुछ चीजें आ सकती हैं, ठीक है। वो चीजें क्या है एक्चुअली, कुछ देर बाद आपको समझ में आएंगी, मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आओ देखो, दूसरी बात, लास्ट क्लास आपने पढ़ा था जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो पार्ट्स होते हैं ठीक है। तो आइए थोड़ा सा उनको समझते हैं और फिर समझ में आएगा आपको सेलेक्टिव नेचर क्या होता है। तो एक बार जैसे मैं अगर इस चीज को यहाँ पर बनाऊं, जैसे मेरे पास नेक्स्ट पेज पर स्पेस है कि नहीं, लेट मी चेक। अच्छा यहाँ पर है मेरे पास स्पेस, यहाँ भी है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज समझाता हूँ, रुको, पहले यहाँ पर आप बस फंक्शंस लिख लो,
नेक्स्ट फंक्शन लिख लेते हैं, आइए। तो अगला फंक्शन, इस चीज को भी और समझाएंगे नेक्स्ट पेज पर कि किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं। आइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाईली फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाईली फ्लेक्सिबल, flexible and maintains the shape of cell, maintains the shape of cell, सेल की शेप को मेंटेन करता है, शेप ऑफ सेल। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूवमेंट करवाता है चीजों। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉजेज मूवमेंट। ठीक है, आई कैन राइट दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉजेज मूवमेंट। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट, या आप ऐसे लिखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट helps in transport of substances, helps in transport of substances across itself मतलब किसके itself, किसकी बारे में बात हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में। तो ये तीन फंक्शन हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। आप इन तीनों को कॉपी करो, पूरे पेज को कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, हो गया। आइए आगे बढ़ा जाए। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स विद इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, आइए थोड़ा समझते हैं इसको भी। तो देखो, लिपिड्स के अंदर मतलब मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स का अरेंजमेंट कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आइए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एक सेल का। मान लीजिए एक सेल बना दिया हमने। ठीक है, ये एक सेल है और इस सेल के चारों तरफ एक लेयर है। ठीक है, चलो यहां पर ऐसा लेयर, मोटा सा लेयर बनाते हैं। एक लेयर भी हमने बना दिया इस तरह से। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर मेम्ब्रेन्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया, ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। आप इमेजिन करें कि ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी है? सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है दो चीजों से, लिपिड और प्रोटीन से। याद है, पिछला क्लास किया था हमने इसको। ठीक है, एक बार इसको हटाते हैं, रुकिए। चलिए, अब इसमें हम लोग आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। तो आओ देखो यहां पर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ध्यान से। यहां देखो इस तरह से इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। राइट, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अच्छा, और ऐसे ही बाहर की तरफ भी। तो टुवर्ड्स द पेरिफेरी, बाहर की तरफ भी अगर आप देखेंगे ना, तो आपको बाहर की तरफ भी इसी प्रकार के स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। जरा याद करिए जो पिछले क्लास पढ़ाया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं, ठीक है, फॉस्फोग्लिसराइड्स जो होते हैं, उसके पास दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है पोलर और एक पार्ट है नॉन पोलर। तो देखो, जो स्फेरिकल पार्ट मैंने भी ड्रॉ किया, दीज स्फेरिकल पार्ट्स आर पोलर पार्ट्स। ठीक है, ये पोलर पार्ट्स हैं। और जो नॉन पोलर पार्ट्स हैं वो मैं अभी बना रहा हूं। ठीक है, तो ये सारे जो टेल लाइक स्ट्रक्चर्स हम यहां बना रहे हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉन पोलर इन नेचर। जो पोलर होता है वो ये स्फेरिकल है सारा का सारा, ये स्फेरिकल पार्ट पोलर है। ठीक है, और जो यहां पर ये वाले पार्ट्स हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे नॉन पोलर हैं। ठीक है, ये सारे नॉन पोलर हैं। ठीक है, ये सारे पार्ट्स नॉन पोलर पार्ट्स हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारा पार्ट पोलर होता है और बहुत सारा पार्ट नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो अब ये इतना सारा आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या पार्ट्स हैं। तो अगर पिछले पेज पर चले और पिछले पेज पर जो हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में बात किए थे उसकी बात करें,
तो आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा है सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल का अर्थ क्या है? सेलेक्ट करना है, चीजों को सेलेक्ट करके मूव करवाना है। सारी चीजों को परमिशन नहीं मिलेगा, किसी किसी चीज को मूव करने मिलेगा और किसी किसी चीज को मूव करने नहीं मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। अब आप समझो कि सेलेक्टिव परमिएबल क्यों है। क्योंकि अगर हम इस स्ट्रक्चर को दोबारा आए, आओ इस पर दोबारा देखा जाए। यहां पर जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, अगर उसको जूम करके देखा जाए, लाइक मैं इसको अगर जूम करता हूं, इस एरिया को जूम किया जाए, तो आप पाएंगे कि इस एरिया में दो चीजें हैं, एक ये और दूसरी ये। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे लेयर, मतलब फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर, दो लेयर्स है, एक ऊपर है और एक इसके नीचे है, एक ऊपर है और एक इसके नीचे है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, इसका नाम क्या होता है? दिस इज कॉल्ड पोलर हेड। इसका नाम है पोलर हेड। ये क्या है? पोलर हेड। हेड है ये, और ये पोलर नेचर का होता है। जबकि अगर इसकी बात करें ना, तो इसको क्या कहेंगे? ये भी पोलर है। ठीक है, तो पोलर और पोलर, जो स्फेरिकल पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये स्फेरिकल पार्ट पोलर है। ठीक, और जो बीच बीच का पार्ट है, दिस पार्ट जो बीच का पार्ट है ये वाला, ये दोनों क्या है? दीज आर नॉन पोलर। ये लोग कौन है? नॉन पोलर टेल। ये टेल है जो कि नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो एक है पोलर और एक है नॉन पोलर। हेड क्या है? पोलर। और टेल क्या है? नॉन पोलर। हेड और टेल दो चीजें हैं। ठीक है तो अब यहां पर अगर पोलर की बात करें, तो आपको पता होगा कि पोलर चीजें, जो पोलर चीजें होती हैं, पोलर मींस जहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो पोल्स बनते हो। ठीक है, पोलर मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स बनते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हम वाटर की बात करें, ठीक है, एग्जांपल यदि मैं मान लो वाटर की बात करूं, तो वाटर को अगर आप आयोनाइज करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो वाटर टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, तो वाटर को तोड़ देंगे H प्लस और OH माइनस में। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए NaCl को तोड़ा जाए, सोडियम क्लोराइड को, तो ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो देखो दोनों में ही पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन रहे हैं, पॉजिटिव भी बन रहा है, नेगेटिव भी बन रहा है। सिंस दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव बना रहे हैं, आई कैन से दैट बोथ ऑफ देम आर पोलर इन नेचर। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में एक चीज और पढ़ी होगी कि पोलर चीजें दूसरी पोलर चीजों में घुल जाती है। ठीक है, पोलर चीजें दूसरी पोलर चीजों में घुल जाती है। ठीक है, घुलना मतलब सॉल्युबल होना, डिसॉल्व हो जाती है। लाइक यहां पर NaCl मतलब नमक अगर पानी में डाला जाए और पानी को मिक्स किया जाए, तो नमक पानी में घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पोलर नेचर के हैं। लेकिन अगर ऑयल को, अगर मान लो ऑयल है, ऑयल क्या करता है? ऑयल कैनॉट फॉर्म आयंस। ये आयंस नहीं बनाता, ये पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं बनाता। तो अगर हम आयंस को तोड़ना चाहें, तो ये आयंस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनाएंगे। इसीलिए ऑयल को जब पानी में डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ऑयल नॉन पोलर है। ठीक है, तो जो आयंस नहीं बनाएगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं बनाएगा, वो नॉन पोलर है। वाटर क्या है? पोलर है। सोडियम क्लोराइड क्या है? पोलर है। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है? पोलर है। याद रखना, पोलर चीजें पोलर के साथ रिएक्ट कर सकती, जो नॉन पोलर होती हैं वो रिएक्ट नहीं कर पाती। पोलर चीजें पोलर के साथ रिएक्ट करती हैं और नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर के साथ रिएक्ट करती हैं। जैसे मान लो अगर आपके हाथ में कभी आपने कभी पेंट किया हो, ठीक है, घर पर लकड़ी का पेंट जो होता है, या कोई भी पेंट आपने किया हो और वो पानी से नहीं छूट रहा, आपके हाथ में वो पेंट लग गया है और वो पेंट आप पानी से छुड़ाना चाह रहे हैं बट वो नहीं छूट रहा। आप क्या करते हैं? आपके घर में कोई आपकी गार्जियन या कोई भी आपके बड़े लोग कहते हैं कि आप इसको तेल से, टर्पेंटाइन ऑयल से या फिर केरोसिन ऑयल से आप इसको धोइए, ये धुल जाएगा। जब आप उसको टर्पेंटाइन ऑयल से या फिर केरोसिन ऑयल से धोते हैं, तो वो घुल जाता है उसके साथ और तो आपका हाथ साफ हो जाता है। ठीक है, तो पानी से वो नहीं घुल रहा था, लेकिन ऑयल जब उस पर पेंट पर डाला गया तो वो घुल गया। इसका मतलब क्या है? कि चीजें ऑयल में सॉल्युबल हो जा रही हैं। जो पेंट है वो ऑयल में सॉल्युबल है। ठीक है, जैसे NaCl वाटर में सॉल्युबल है,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, लाइक मतलब जैसे पोलर चीजें पोलर में डिजोल्व होंगी, दोनों लाइक लाइक है, पोलर पोलर। ठीक है, नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर चीजों में डिजोल्व होंगी, ये भी लाइक लाइक है। लेकिन अगर आप पोलर को नॉन पोलर में घोलना चाहेंगे तो वो नहीं घुलेगा। जैसे पानी के अंदर अगर आप ऑयल डालेंगे, ठीक है, नहीं घुलेगा। ठीक है ना, कितना भी मिक्स कर ले नहीं घुलेगा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक पोलर है एक नॉन पोलर है। तो वही चीज यहां भी है। तो आपको ये समझना है कि ये जो पोलर हेड है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि वाटर भी कैसा होता है, वाटर भी देखो पोलर होता है और ये भी पोलर है। तो जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जो वाटर के लिए एफिनिटी रखता है, एफिनिटी मतलब चाहत, जो वाटर को लव करता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। तो यहां पर एक शब्द और आएगा पोलर हेड के लिए, मैं लिख सकता हूं कि ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए इसको हम नाम देंगे हाइड्रोफिलिक। ठीक है, जबकि नॉन पोलर चीजें वाटर से रिएक्ट नहीं कर सकती, तो नॉन पोलर जो होगा वाटर से दूर भागेगा, वाटर से डरेगा, वो वाटर से उसको भय लगेगा, डर लगेगा। ठीक है, उसको डर लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वाटर से डरने वाला, वाटर से दूर भागने वाला, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो टेल कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। क्लियर है बात। ठीक है, इसको ही और डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। उसके पहले आप जरा इसको कॉपी करें, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, तो देखो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, जैसे कि थोड़ा सा इसमें और समझ लिया जाए। इतना समझने के बाद अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या है, तो यार इसके अंदर, इस सेल के अंदर यहां पर क्या प्रेजेंट है, तो इस सेल के अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। आप समझो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है ना। वो लिक्विड क्या है, पानी के साथ घुला हुआ है ना। इसके अंदर कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस भी हैं। तो इसके अंदर लिक्विड है और इस लिक्विड का नाम है साइटोप्लाज्म। चलो इसका नाम लिखेंगे साइटोप्लाज्म। इसका नाम है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। सही बात है। अच्छा, इसके पास लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। इस सेल के बाहर मान लो एक इस सेल के बाहर यहां पर एक और सेल है। ठीक है, यहां पर एक और सेल है और उस सेल के पास भी क्या है, उस सेल के पास भी आप सोचो, मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, मैं बस थोड़ा सा बना रहा हूं। तो उस सेल के पास भी सेल मेम्ब्रेन है, राइट। उसके पास भी सेल मेम्ब्रेन है, उसके पास भी इसी टाइप के स्ट्रक्चर है। देखो देखो, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, बस मैं समझाने के लिए बना रहा हूं इतना। ठीक है, यहां भी है इसके पास सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल के पास भी सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे एक ही टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जो वहां पे थे वैसे यहां भी है। ओके, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। तो अभी आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, दो सेल के बीच में भी कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, तो आइए दूसरे सेल के लिए हम यहाँ बना देते हैं। मान लीजिए इन दोनों के बीच में भी यहाँ लिक्विड भरा है रेड कलर का, मान लो, समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो दो सेल के बीच में भी इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है। क्या होता है, दिस इज इंटरसेलुलर फ्लूइड, इंटर सेल्यूलर फ्लूइड या फ्लूड। ठीक है, फ्लूइड है। ठीक है, दो सेल के बीच में भी लिक्विड है, तो वो लिक्विड भी कैसा है, एक्वेटिक है। कैसा है, एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब पानी में कुछ घुला हुआ है, वाटर है वो बेसिकली। ठीक है, वाटर और कुछ सॉल्यूट उसके अंदर घुला हुआ है, कुछ चीजें घुली हैं, डिजोल्व है उसके अंदर, बेसिकली दिस एक्वेटिक। सिमिलरली दिस साइटोप्लाज्म इज आल्सो एक्वेटिक, इट इज आल्सो एक्वेटिक। इट मींस कि सेल के अंदर और सेल के बाहर, सेल के अंदर और सेल के बाहर जो क्या है, दोनों जगह क्या है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, दोनों जगह ही पानी भरा हुआ है। सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह पानी भरा हुआ है। ठीक है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप देखो, ध्यान से देखना जो चीज मैं बताने जा रहा हूं। देखो इस एरिया में देखो, ये भी देख लो आप, जैसे मैं यहां बना रहा हूं, देखो ये देखो, पानी, ये पानी है ना, सारे ये सारे पानी है जो बना रहा हूं, सब पानी पानी है ना, सब पानी है यहाँ पर। तो जो पानी दिख रहा है आपको, सारे के सारे वाटर या एक्वेटिक एनवायरनमेंट दिख रहा है, इसके तरफ इसका किसका मुंह है, ये इसकी तरफ कौन फेस करके रखा है, इसकी तरफ ये देखो, ये है, दिख रहा है, ये कौन है, ये है, ये कौन है, हेड। तो देखो हेड जो है ना, उसका मुंह हमेशा पानी की तरफ है, देखो
जितने भी हेड हैं सबका मुंह कहां पर है, पानी की तरफ है। ठीक है, तो सेल के अंदर भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है। ठीक है, तो सेल के अंदर जो पानी है उसकी तरफ भी क्या है, हेड का मुंह है ना, हेड उस तरफ मुंह करके रखा है। हेड इज फेसिंग टुवर्ड्स एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, अंदर की तरफ भी। और अगर हम बाहर की तरफ देखें तो देखो ये रहा फिर से हेड, 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 हेड। हेड किसकी तरफ है, यहां भी देखो वाटर है। ठीक है, यहां भी वाटर है, वाटर मतलब एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो यहां भी जो हेड है वो पानी की तरफ मुंह करके रखा है। तो आप देख सकते हैं कि अंदर के पानी की तरफ और बाहर के पानी की तरफ, दोनों की तरफ हेड रखा हुआ है। ठीक है, हेड दोनों साइड में है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। तो हेड ऑलवेज फेसेस टुवर्ड्स वाटर या एक्वेटिक एनवायरनमेंट। जबकि आप टेल को देखो, टेल को मैं हाईलाइट कर दूं। देखो टेल से, देखो टेल है, ये 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 टेल है ना, टेल दिख रहा है। जो टेल है ना, ये पानी से दूर है, बीच में है, देखो बीच में प्रोटेक्टेड है। ये देखो पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, बीच का जो एरिया दिख रहा है, बीच का एरिया दिख रहा है, यहाँ तो कोई पानी नहीं है। तो इस एरिया में कौन है, इस एरिया में आपका टेल प्रेजेंट है, जो कि हाइड्रोफोबिक था, जो कि हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर। आप देख सकते हैं ये पानी से दूर है, पानी की तरफ, पानी से रिएक्ट करने के लिए कौन बैठा है, हेड। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। और जो पानी से दूर है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। ये देखो टेल हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, चलो समझ में आ गया बात। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा लिख लिया जाए। जैसे मैं लिखता हूं, नेक्स्ट पेज पर आऊं। द हेड, द पोलर हेड लिखते हैं, ऐसे लिख लो, द हेड इज पोलर इन नेचर। हेड इज पोलर इन नेचर। हेड कैसा है, पोलर नेचर का है, पोलर इन नेचर। एंड इट ऑलवेज फेसेस, एंड इट ऑलवेज फेसेस, हेड इज पोलर इन नेचर एंड इट ऑलवेज फेसेस द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ये हमेशा किसको फेस करता है, ये हमेशा एक्वेटिक एनवायरनमेंट को फेस करता है। इट ऑलवेज फेसेस द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, अच्छा, हेंस, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफिलिक हेड। इसका एक नाम रख दिया गया, क्या नाम रखा गया, हाइड्रोफिलिक। इसका नाम रख दिया गया हाइड्रोफिलिक, इसका नाम है हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। दूसरी बात, चलिए आइए दूसरी बात क्या हो सकती है, टेल के बारे में बात कर लेते हैं। टेल क्या था, टेल, टेल जो था वो पानी से दूर था, बीच में था, राइट। तो पानी से दूर था, वो सेल के बीचों बीच था। तो सेल के मेम्ब्रेन के बीचों बीच है, वो पानी से दूर है, तो हम कहेंगे द टेल, द टेल, द टेल इज नॉन पोलर। टेल कैसा है, नॉन पोलर है। द टेल इज नॉन पोलर इन नेचर, the tail is non-polar in nature and it always faces away, faces away, दूर। ठीक है, faces away from the aquatic environment, from the aquatic, aquatic environment। ठीक है, aquatic environment वाटर से दूर रहता है, hence it is called, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, hence it is called, क्या कहोगे, hence it is called hydrophobic, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल। तो आप याद रखो, हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है, दो चीजें होती हैं। क्लियर है बात। ठीक है, चलिए तो एक बार इस चीज को भी कॉपी कर लीजिए पॉज करके। चलिए ठीक, आइए वापस चलते हैं इधर। तो देखिए यहां पर क्या है, एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि दो सेल के बीच इस तरह से अरेंजमेंट पाया गया है। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स विद इन द मेम्ब्रेन की बात हो रही है। लिपिड्स का अरेंजमेंट किस तरह से है, इस तरह से है। देखो लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये दोनों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रोटीन दो प्रकार के थे, एक था पेरिफेरल प्रोटीन और एक था इंटीग्रल प्रोटीन, राइट। तो पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन भी यहाँ पर होते हैं, बीच में यहाँ पर होते हैं, इस एरिया में होते हैं। तो उसको भी मैं नहीं बना रहा हूँ, बस मैं लिपिड के अरेंजमेंट को यहाँ पे दिखाना चाह रहा था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है बात। ठीक है, चलिए लास्ट एक चीज और लिख लेंगे हम लोग।
चलिए लिखते हैं, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, ensures that ensures that the hydrophobic hydrophobic tail is protected from the aquatic environment. हाइड्रोफोबिक टेल एक्वेटिक एनवायरनमेंट से दूर रहे, ये मॉडल यही बताता है, ठीक है, इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। आप एक चीज और याद रखो कि हाइड्रोफोबिक टेल इज मेड ऑफ, हाइड्रोफोबिक टेल इज मेड ऑफ is made is made of chain of saturated hydrocarbons। देखो आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पर आपको मिलेगा हाइड्रोकार्बन्स का एक चैप्टर, जहां आप पढ़ेंगे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ठीक है। तो एल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड है जहां हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, उनमें से एक है एल्केन। एल्केन क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। तो एल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वही लिखा है कि हाइड्रोफोबिक टेल इज मेड ऑफ अ चेन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। उसी एल्केन्स के अल्काइल ग्रुप बनते हैं, पढ़ेंगे आप बाद में, अल्काइल ग्रुप से ही ये आपका जो चेन है, टेल का चेन है, वो बनता है, चेन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। वैसे आपसे ये कोई पूछेगा नहीं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, बायो में तो कोई नहीं पूछेगा, केमिस्ट्री में पूछ सकता है, ठीक है, बट क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है तो मेरा फर्ज है बताना, तो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप एक चीज और याद रखो जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तो सिंगर एंड निकोलसन, बट आपको जानना पड़ेगा, सिंगर एंड निकोलसन कंपेयर्ड कंपेयर्ड द फ्लूइड मोजाइक मॉडल विथ फ्लूइड मोजाइक मॉडल विथ आइसबर्ग, आइसबर्ग्स, आइसबर्ग जानते हो, हिमशिला, ठीक है, आइसबर्ग मतलब हिमशिला, ठीक है, आइसबर्ग्स इन सी, आइसबर्ग मतलब हिमशिला, हिंदी में लिख देता हूं मैं, हिमशिला, ठीक है, हिमखंड, हिमशिला, ठीक है, जो बर्फ का पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो ओशन में, सी में, समुद्र में पाया जाता है, जिससे लड़कर टाइटैनिक डूब गया था, उसी को बोलते हैं हिमशिला या आइसबर्ग। तो सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल को कंपेयर कर दिया आइसबर्ग के साथ, और आइसबर्ग्स कहां पर फ्लोट करते हैं, सी में। जैसे एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो कि ये एक सी है, ठीक है, ये एक सी बना रहे हैं, मान लो सी समुद्र है, समुद्र है, ठीक है, इस तरह से, और समुद्र में यहां पर एक आइसबर्ग है, मान लो, ठीक है, ये है आइसबर्ग। तो ये आइसबर्ग है, आइसबर्ग का जो अधिकतर हिस्सा होता है, ठीक है, वो समुद्र के नीचे होता है, जैसे कि पूरा समुद्र है मान लो, इस तरह से, ठीक है, और इसका जो ऊपर का टिप होता है हल्का सा, ठीक है, जो जरा सा टिप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, बस थोड़ा सा, वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, बाकी सारा अंदर, देखो ये हल्का सा बाहर है, इतना सा बस, बाकी सारा एरिया क्या है, अंदर सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है। तो ये जो आइसबर्ग होता है, ये सी में तैरते रहते हैं, ठीक है, ये जो सी है, मान लो यहाँ लिखते हैं सी, और ये है आइसबर्ग, ये आइसबर्ग तैरते रहते हैं सी के अंदर, फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। तो इस आइसबर्ग को एक जगह मिल गया है, एक मीडियम मिल गया है फ्लोट करने का, वो है सी, सी का पानी इसको बहाकर ले जा रहा है, सोचो ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो जिस प्रकार से एक आइसबर्ग सी में फ्लोट करता है, सिंगर और निकोलसन ने कहा कि जिस प्रकार से आइसबर्ग सी में फ्लोट करता है, वैसे ही प्रोटीन्स लिपिड्स में फ्लो करते हैं, वैसे ही प्रोटीन्स लिपिड्स में फ्लो करते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, सिंगर निकोलसन कंपेयर द फ्लूइड मोजाइक मॉडल विथ आइसबर्ग्स इन सी, और इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जस्ट एज
एन आइसबर्ग फ्लोट्स फ्लोट्स इन द सी, जैसे कि एक आइसबर्ग सी में फ्लोट करता है, वैसे ही, ठीक वैसे ही, जस्ट एज एन आइसबर्ग फ्लोट्स इन द सी, अ प्रोटीन फ्लोट्स इन, प्रोटीन कहां फ्लोट करेगा, फ्लोट्स इन लिपिड्स, लिपिड के अंदर प्रोटीन भी फ्लोट करते हैं और तैरते हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स लैटरल मूवमेंट शो करते हैं, लैटरल मूव, ठीक है, वही मूवमेंट यहां पर बात हो रही है। जैसे आइसबर्ग फ्लोट करता है, वैसे ही प्रोटीन्स भी फ्लोट करते हैं लिपिड्स के अंदर, ठीक है। चलिए इस पूरी चीज को कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स चार प्रकार से हो सकता है, अलग अलग प्रकार से हो सकता है। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके कि चार प्रकार क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। देखो चार प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं वो कौन कौन से हैं, लेट्स सी। तो फर्स्ट टाइप, नंबर वन, तो नंबर वन जो है दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांस, ठीक है। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो तीसरा ट्रांसपोर्ट है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और जो चौथा ट्रांसपोर्ट है इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये चार प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो आपके सिलेबस में है इस चैप्टर के अंदर। वैसे प्लांट ट्रांसपोर्ट नाम का एक सेपरेट चैप्टर है जिसके अंदर आपको इन्हीं ट्रांसपोर्ट्स को और भी डिटेल में पढ़ना है। ये तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया आपने बेसिक, ठीक है, अभी उसको और डिटेल में पढ़ना है जब प्लांट ट्रांसपोर्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लिख सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट अकर्स फ्रॉम, मूवमेंट कहां से कहां होता है ये समझते हैं। तो मूवमेंट अकर्स फ्रॉम, मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अभी मैं सिंपल लिख रहा हूं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड, कॉन्सेंट्रेशन को मैंने शॉर्ट में लिखा है लास्ट में, दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा अगर आप लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट कराएंगे तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, आपको एक प्रोटीन की आवश्यकता है जो एनर्जी को यूज करके मॉलिक्यूल्स को लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन में भेजेगा, ठीक है। नॉर्मली हाई से लो जब मूवमेंट होती है, मान लो हाई कॉन्सेंट्रेशन है टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो हाई से लो के मूवमेंट में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। लेकिन अगर हम उल्टा करते हैं, लो से हाई करते हैं, ठीक है, लो से हाई के मूवमेंट में मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा कि यहां पर एनर्जी इज कंज्यूम्ड, या आप लिख सकते हैं कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और यहां पर क्या होते हैं, पंप्स, पंप्स आर यूज्ड, यहां पर पंप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिटेल से पढ़ेंगे पंप्स क्या होता है, एग्जांपल आप याद कर लें बस, पंप का एग्जांपल याद कर लो, एक पंप का एग्जांपल याद कर लो, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, ऐसे लिख लेंगे, सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का ऐसा मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते हैं, और मूव करवाने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, एटीपी ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड में क्या लिख सकते हो कि एटीपी यहां पर ब्रेक होता है। जब एटीपी ब्रेक होता है पता है क्या होता है, एटीपी टूट जाता है। तो जब एटीपी टूट जाता है तो एडीपी बनता है और पीआई बनता है। तो आप जानते होंगे कि एटीपी टूटता है तो ये दो चीज मिलती है, पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी मतलब एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब एटीपी टूटता है तो एनर्जी निकलती है। डिटेल्स इसके बहुत अच्छे से हैं, जब प्लांट ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तब। अभी के लिए आप बस इतना समझ के रखें शॉर्ट में, क्योंकि इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। चलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, यहां लिखा जाए, तो यहां पे क्या लिखा है, मूवमेंट अकर्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसको आप क्या बोलेंगे,
तो इसमें लिख सकते हैं कि मूवमेंट अकर्स फ्रॉम, उल्टा कर दो उसको, तो मूवमेंट अकर्स फ्रॉम हायर टू लोअर, अकर्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अच्छा, जब भी मूवमेंट हाई टू लो होगी ना, तो कोई एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, मूवमेंट अपने आप होगी। जैसे हमारे सांस लेने का जो प्रोसेस है, देखो सांस जब हम लोग लेते हैं तो बाहर का जो हवा है, बाहर में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो हाई है, ठीक है, और हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो लो है। तो अभी तक आप सांस ले रहे थे, क्या आपने अभी सोचा था कि मैं सांस ले लूं, थोड़ा सा ब्रेक लेकर सांस ले लेते हैं? सांस लेने के लिए कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप लगातार सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, आप सांस लेते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर लो है। तो मूवमेंट कहां से होगा? हाई से लो, अपने आप होगा, एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ा है और आप भाग रहे हैं स्पीड में, तो आपको फोर्सफुल रेस्पिरेशन करने की जरूरत है, तो उस केस में आप और भी सांस खींचेंगे तो आपका सांस फूल सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, रेस्पिरेशन नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फिलहाल के लिए बस आपको जो पढ़ना है वो ये है कि मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, हाई टू लो, और ऐसे मूवमेंट में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। तो हम क्या कहेंगे कि एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड। चलिए आगे बढ़ा जाए, और क्या कह सकते हैं? तो अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट आप कर रहे हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हाई टू लो होगा, मूवमेंट इज अलोंग, इसको बोलते हैं मूवमेंट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है हाई से लो, फर्क, डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, हाई टू लो। अभी आप बस याद रखो कि इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट्स इट, हाई टू लो होता है बस, और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में। देखो जो डिफ्यूजन होता है ना, डिफ्यूजन दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बाद डिफ्यूजन के बारे में लिख सकते हैं कि डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ, ये किसका टाइप है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जो भी चीजें यहां लिखी हुई हैं सब के सब डिफ्यूजन के लिए वैलिड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डिफ्यूजन के एग्जांपल्स क्या हैं? ठीक है, टाइप ऑफ डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के दो टाइप्स हैं, आप याद रखें। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दो टाइप है। ठीक है, जो सिंपल डिफ्यूजन होता है इसमें मॉलिक्यूल्स अपने आप हाई से लो मूव करते हैं। जैसे कि मान लो कि बाहर से सांस ले रहे हैं, बाहर से हवा को खींच रहे हैं, अंदर अंदर आ रहा है। ठीक है, हाई टू लो अपने आप हो रहा है। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, मॉलिक्यूल्स अपने आप मूव नहीं कर पाते। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जब मूव नहीं कर पाते तो आपको अलग अलग टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो फैसिलिटी को अगर आप पढ़ना चाहें तो दो टाइप्स का होता है। तो फैसिलिटी यहां पे होती है, एक होती है चैनल, बस नाम याद करो, एक होती है चैनल प्रोटीन। ठीक है, एक होता है चैनल प्रोटीन और एक होता है कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ठीक है, बस नाम याद करना है आपको। क्या होता है बाद में जब समय आएगा पढ़ाएंगे। ठीक है, ये दोनों ही डिफ्यूजन के एग्जाम्पल हो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। देखो ऑस्मोसिस क्या है? जब डिफ्यूजन सॉल्वेंट में हो, जब डिफ्यूजन वाटर के केस में हो, तो एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है विच इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मैं लिख सकता हूं कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, स्पेशल टाइप है डिफ्यूजन का, टाइप ऑफ डिफ्यूजन that occurs in solvent molecules, that occurs in water molecules। ठीक है, वाटर या एक्वेटिक मीडियम लिख लो आप, दैट occurs in solvent, डायरेक्टली लिखो, सॉल्वेंट समझते हो जिसको हम, जैसे वाटर एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर हम कोई सॉल्यूट घोल सके, डिसॉल्व कर सके, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, लाइक वाटर इज अ सॉल्वेंट।
तो वाटर में जब डिफ्यूजन होगा तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कहेंगे। तो क्या लिखा है, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन दैट अकर्स इन सॉल्वेंट अक्रॉस अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अक्रॉस मतलब आर पार, किसके आर पार, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आर पार ये प्रोसेस डिफ्यूजन का होता है, ठीक है। अब ऑस्मोसिस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एंड ऑस्मोसिस या एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस या एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। इसमें सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये सारी चीजें इस चैप्टर में नहीं पढ़नी आप, इस सारी चीजों के लिए एक अलग से एक चैप्टर बनाया गया है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो इन सारी चीजों को वहां पर पढ़ेंगे। अभी बस आपको इंट्रोडक्शन बताया गया कि क्या क्या हो सकता है। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन कहां कहां से हो सकता है, बस नाम की बात हो रही थी। मैंने तो आपको फिर भी इतना सारा लिखवाया कि ये क्या क्या होता है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, लेकिन आपको बस नाम समझना था कि ये सब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सारी सारी चीजें कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जो कि यहाँ पे था, देखो मैंने लिख दिया था सारे फंक्शंस, ठीक है। मैंने यहाँ फंक्शंस ऑलरेडी लिख दिए थे, तो ये गलती से एक बार और आ चुका है, तो इस चीज को हम लोग स्किप कर लेते हैं, ठीक है। आइए, तो इसको ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, यहाँ पर लिख लेते हैं ऑलरेडी डन, ठीक है, ऑलरेडी डन। तो इसको आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में जब बात करेंगे तो जो पीछे हम लोग पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ते हैं, आइए समझते हैं। जो पीछे पढ़ा उसी को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, और इसके भी अधिक डिटेल में आपको चैप्टर में पढ़ना होगा प्लांट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप लिख सकते हैं कि एक ट्रांसपोर्ट होता है पैसिव, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च नहीं होती है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप ऑलरेडी मैं सब कुछ लिख चुका हूं, बस मैं डिवीजन दिखा रहा हूं आप। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको पढ़ना है अबाउट डिफ्यूजन, ठीक है। क्या पढ़ना है, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन जो होता है ये दो प्रकार का था। क्या क्या था, एक था सिंपल, सिंपल डिफ्यूजन, और एक था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड में कुछ फैसिलिटी मिलेगी, कुछ सुविधा मिलेगी, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में कोई सुविधा नहीं मिलेगी, मॉलिक्यूल्स अपने आप मूव करते हैं। फैसिलिटेटेड में सुविधा मिलती है मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। और वो सुविधा दो प्रकार की होती है, एक होता है चैनल प्रोटीन, वो सुविधा कौन प्रोवाइड करता है, चैनल प्रोटीन। और एक होता है कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ठीक है, कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ठीक है। तो ये दो प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट पूरा, ठीक है। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लो टू हाई मूवमेंट होगा और इसमें पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया है, कौन सा, सोडियम पोटेशियम पंप, है ना, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया ट्रांसपोर्ट के टाइप्स का, बाकी डिटेल मैं पीछे लिख चुका हूं, ठीक है। चलिए एक बार पॉज करें, कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इसमें देखो, ये है एनसीईआरटी की रीडिंग, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो आज हमने पढ़ा है वो सब क्या क्या है, आइए देखा जाए। तो आज हमने पढ़ा है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, एक बार एनसीईआरटी से इसको रिपीट कर लेते हैं, आइए। तो एन इम्प्रूव्ड मॉडल, ये एक इम्प्रूव्ड मॉडल है। जो पिछले क्लास हमने पढ़ा था लिपिड बाई लेयर मॉडल, उसमें क्या था, वो एक स्टैटिक मॉडल था। बट सिंगर एंड निकोलसन ने बताया कि मेम्ब्रेन जो होती है वो स्टैटिक नहीं होती है, वो कैसी होती है, वो होती है फ्लूइड नेचर की, ठीक है। अच्छा, दो चीजें और भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि फंक्शंस जो हैं, आप फंक्शंस कहीं एक बार लिख लो, दो पॉइंट और लिख लो फंक्शंस में। जैसे कि ये फंक्शन में आप लिख सकते हैं कि
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो तीन फंक्शंस और भी हैं जो शायद मैंने पीछे नहीं लिखा है, एक मिनट मुझे चेक करने दो, मैंने नहीं लिखा है शायद, लेट मी चेक। नहीं लिखा है, वहां पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं, आइए लिखा जाए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन द फॉलोइंग, ठीक है, एक साथ ही सारा चीज लिख लेते हैं क्योंकि वो एनसीईआरटी में लिखा होगा, मुझे एनसीईआरटी देखकर याद आया कि वो एनसीईआरटी में अलग से लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर अलग से दे रखा था। एनीवेज कोई बात नहीं, तो आप इसको अलग से लिख लें यहाँ पर। आइए लिखा जाए, इन द फॉलोइंग किस किस चीज में हेल्प करती है। तो पहली चीज है सेल डिवीजन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल डिवीजन में हेल्प करती है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नेचर की होती है ना, तो सेल जब डिवाइड करता है तो बड़े बड़े आराम से डिवाइड कर पाता है, ठीक है। दूसरी चीज होती है एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करती है, ठीक है। आप इसको लास्ट में ऐड कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है, जहां पर आपने लास्ट लिखा था उसके बाद इसको जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन है ये तो, ठीक है। एंडो मतलब क्या होता है, देखो एंडो शब्द का मतलब होता है अंदर, एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है। साइटो मीन्स सेल, सिस मीन्स प्रोसेस। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, किसी चीज को सेल के अंदर एंटर कराया जाता है। जैसे मान लो मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, मान लो एक सेल है, ठीक है, और इस सेल के बाहर ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो इसके इसके अंदर कुछ चीजें आके एंटर करेगी, फ्लेक्सिबल नेचर का है। तो चीजें कैसे एंटर करेंगी, ये देखो यहां पर एक चीज आई, कोई मॉलिक्यूल है मान लो आया, और ये आकर इसके साथ फ्यूज कर गया। ये मॉलिक्यूल क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ चिपक गया, फ्यूज कर गया। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इस मॉलिक्यूल को अंदर सेल के अंदर ढकेल दिया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको नहीं पढ़ना है, तो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, आपको बस ये पढ़ना है फंक्शन क्या है, एंडोसाइटोसिस। एनसीईआरटी में बस एंडोसाइटोसिस का नाम लिखा है, क्या होता है मैं ये बता रहा हूं, सेल को अंदर एंटर करवाने का प्रोसेस, ठीक है। सेल को अंदर एंटर करवाने का प्रोसेस आप लिख लो नोट्स में, सेल को अंदर एंटर करवाने का प्रोसेस कहलाता है एंडोसाइटोसिस, इसी को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। दिस अ प्रोसेस बाय विच अ सेल takes up some foreign molecule या any other cell into its own body या its own cell, ऐसे बोल सकते हो, इनसाइड इट भी लिख सकते हो। बाहर से किसी भी चीज को अंदर ले आने का जो प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, दो सेल के बीच, मान लो मैं दो सेल्स बनाऊं, जस्ट सपोज आई हैव टू सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं, ये एक तरह से सेल्स ही सेल्स है मान लो, ठीक है। तो इन सेल्स के बीच में कुछ गैप्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इन गैप के बीच एक जंक्शन समझते हो, जिससे दो सेल्स आपस में कनेक्टेड हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गए, दीज आर कॉल्ड इंटरसेलुलर, इंटरसेल्यूलर, सेल्यूलर मतलब सेल, इंटर मतलब बीच में, तो इन बिटवीन द सेल, सेल के बीच में कुछ जंक्शन है, ठीक है, जंक्शन है, ठीक है, जिससे दोनों सेल्स जुड़ गए हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, जिससे सेल्स जुड़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 हेल्प्स इन ग्रोथ, हेल्प इन ग्रोथ, सेल की ग्रोथ करवाता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ करवा सकता है। चलिए लास्ट, ये कुछ सिक्रीशन करवाने में हेल्प कर सकता है, जैसे एंजाइम का सिक्रीशन या किसी और मॉलिक्यूल का सिक्रीशन, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये कुछ सिक्रीट करवा सकता है इस चीजों को, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हो गए आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको पॉज करके कॉपी करें, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये क्या है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, ये फॉरेन मॉलिक्यूल है जिसको ये अपने अंदर, सेल के अंदर एंटर करवा लिया, ठीक है। इस फॉरेन मॉलिक्यूल ने पहले आकर इस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन किया, चिपक गया आके, ठीक है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इस चीज को अंदर ढकेल दिया, मॉलिक्यूल को अंदर ढकेल दिया तो सेल के अंदर कोई चीज बाहर से आई, तो सेल के अंदर आ रही है इनसाइड सेल, तो सेल के अंदर आने का प्रोसेस एंडोसाइटोसिस कहलाता है। क्लियर है बात।
चलिए ठीक है, तो ये तो हो चुका था। चलिए पॉज करिए, कॉपी करिए। चलिए वापस आते हैं लास्ट पेज पर, एनसीईआरटी पर आइए। तो एन इम्प्रूव मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। नाम याद रखना है, डेट याद रखना। वाइडली एक्सेप्टेड एज, इस मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, लास्ट क्लास हमने एक स्ट्रक्चर देखा था, वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल था, राइट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी फ्लूइड, वही सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लैटरल मूवमेंट। लैटरल मूवमेंट याद है, मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के ऐसे ऐसे मूव करते हैं। क्वासी फ्लूइड मतलब आधा लिक्विड आधा सॉलिड, सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड बोलना बेटर है, ठीक है। सेमी लिक्विड नेचर है लिपिड का। इस सेमी लिक्विड नेचर की वजह से जो प्रोटीन्स हैं वो लिपिड के अंदर फ्लोट करते हैं। जैसे आइसबर्ग जो होते हैं वो सी में फ्लोट करते हैं, वैसे ही प्रोटीन्स लिपिड के अंदर फ्लोट करते हैं, ठीक है। वही लिखा है, दिस अबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। इस अबिलिटी को, इस काबिलियत को, मूव करने की ताकत को, ठीक है, हम फ्लूइडिटी कहते हैं। फ्लो करना, फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करना, फ्लूइड नेचर, फ्लो करना, ठीक है। तो ये फ्लो कर सकता है। चलो ठीक है, आगे देखो। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस। कुछ फंक्शन जिसको मैंने अभी अभी लिखा, तो कौन कौन से फंक्शन है? सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के। ये सब क्यों हो पाए? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर का है। तो सारी चीजें चीजें तभी हो सकती हैं जब सेल मेम्ब्रेन फ्लोट कर रहा हो, मूव कर रहा हो, ठीक है। आगे बढ़ो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। ट्रांसपोर्ट करवाता है मॉलिक्यूल्स को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, सही बात है। तो सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, ठीक है। मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस, ब्रीफली मतलब कुछ समय के लिए, थोड़े से मूवमेंट हो सकती है, ठीक है, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती तो उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो कुछ सॉल्यूट्स ऐसे हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ छोटे छोटे सॉल्यूट्स होते हैं जो कि सिंपल डिफ्यूजन से मूव कर जाते हैं, उनको एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वही लिखा है कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कहां से कहां मूव करते हैं? फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन। चलिए, वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। वाटर भी मूव कर सकता है। अच्छा, जब वाटर मूव करता है तो मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस, ठीक है। आगे देखो, एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। देखो जो लिपिड का लेयर है, जैसे कि ये लिपिड है, ये सेल है, सेल का जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में हम लोग पढ़े थे ना आज, आओ दिखाता हूं वापस। ये देखो, जो बीच का एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये किस चीज से बना है? देखो, ये बना है नॉन पोलर स्ट्रक्चर से, नॉन पोलर स्ट्रक्चर से बना है। तो नॉन पोलर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो पोलर चीजों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। मान लो कोई पोलर चीज आ रही है, ये पोलर चीज है, एंड दिस पोलर चीज या पोलर सब्सटेंस वांट्स टू मूव इनसाइड, इसको अंदर आना है, तो अंदर तो आ जाएगी ये, लेकिन बीच में कौन बैठा हुआ है? बीच में बैठा है नॉन पोलर स्ट्रक्चर। ये नॉन पोलर जो स्ट्रक्चर है, नॉन पोलर टेल, बीच वाला स्ट्रक्चर, वो इस पोलर चीज को अंदर आने से रोक देगा, ठीक है, अंदर आने से रोक देगा। तो इसीलिए ये पोलर मॉलिक्यूल इसके अंदर यहां तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो जब ये नहीं पहुंच पाता तो इसके लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उस फैसिलिटी का नाम होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहां पर कुछ चैनल्स बनाते हैं, चैनल समझते हो? यहां से मान लो मैं यहां पे एक चैनल बना दूं, एक रास्ता बना देते हैं, और इस रास्ते के थ्रू ये मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज चैनल, चैनल, ठीक है। कहीं कहीं पर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो इसको पकड़कर, पोलर को पकड़कर अंदर भेज देते हैं, ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। इसको पढ़ोगे जब तुम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ोगे तब, ठीक है। तो ये हो गया चैनल। आओ एक बार एंसेटिक लाइन दोबारा पढ़ें, तो क्या कह रहा है देखो, वेट, देखो इसमें क्या लिखा है कि as polar molecules cannot pass through non-polar lipid bilayer, non-polar structure टेल के वजह से पास नहीं कर पा रहा था। they require a carrier protein, उनको एक कैरियर प्रोटीन चाहिए, चैनल प्रोटीन चाहिए, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन चाहिए, जो इनको अंदर मूव करवा दे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, तो फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट,
अच्छा, ये फैसिलिटेट कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो मैंने लिखा था अभी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मूव करता, तो क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है। अच्छा, आगे देखो, अ फ्यू आयंस, कुछ आयंस भी होते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ, अगेंस्ट, मतलब लो टू हाई मूवमेंट करते हैं। ठीक है, याद आ रहा है लो टू हाई कौन होता है? यस, फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सच ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ये कैसा है? एनर्जी खर्च करने वाला प्रोसेस है। एटीपी खर्च होती है इसमें, ठीक है, विच इज एटीपी यूटिलाइज्ड। एटीपी खर्च होती है, टूटता है एटीपी, एटीपी टूटता है तो एडीपी और पीआई बनता है। ठीक है, और इस प्रकार का प्रोसेस जहां एटीपी का जरूरत पड़ता है, इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, एक बार आइए इसका एनिमेशन देख लेते हैं। ये देखो, तो देखो सिंपल डिफिजन कैसे होगा। देखो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपको नजर आ रहा है, ये जो लेयर है देखो ऊपर वाला, ये येलो कलर का दिख रहा है सब, ये पोलर हेड है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ भी आपको नजर आ रहा है पोलर हेड दिख रहा है। ये सारे पोलर हेड है। ओके, पोलर हेड के बीचों बीच यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगे हुए हैं, देखो प्रोटीन्स लगे हुए। तब ये प्रोटीन चैनल हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं, पंप हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स हायर नंबर में नजर आ रहे हैं, और यहाँ देखो लोअर नंबर में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर सिंपल डिफ्यूजन होगा तो किसी भी प्रोटीन की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूल्स अपने आप मूव करेंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे देखो सिंपल डिफ्यूजन कराते हैं, ये देखो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, देखो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में। ठीक है, तो मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है? मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हाई से लो कंसेंट्रेशन। दोबारा देखो, ये देखो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूवमेंट होगा। देखो यहां से हाई से लो में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, हाई से लो की तरफ सेल मेम्ब्रेन के आर पार मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, हाई से लो। ये कब तक चलता रहेगा? ये कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों साइड कंसेंट्रेशन बराबर ना हो जाए, तब तक चलता रहेगा। ये था सिंपल। ठीक है, सिंपल में कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं है। अगर हम फैसिलिटेटेड की बात करें तो इसमें मुझे प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, और मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के अंदर मूव करते हुए जाएंगे, जैसे इसके थ्रू जाएंगे, देखो देखो इसके थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें चेंज हुआ कुछ, और मॉलिक्यूल यहां से इसके अंदर से पास होकर के जा रहे हैं। तो हमारा बात, ये मूव करते करते बाहर आ गए, देखो इस तरह से। इस तरह से प्रोसेस होता है फैसिलिटेटेड में। ये क्या कर रहा है? ये मॉलिक्यूल्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल खुद अपने आप यहां से यहां नहीं आ पा रहे थे, तो इसने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की, इसने भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड की कि भाई आओ इसके अंदर से मूव करके चले जाओ। ठीक है, क्योंकि अंदर से खुद नहीं जा पा रहा था, इसके अंदर से मॉलिक्यूल्स मूव करके निकल जाएंगे। तो ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव में उल्टा होगा, मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई होगा। ये इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहां है लो, यहां है हाई, तो देखो लो से हाई हो रहा है, और यहाँ एटीपी खर्च होगा। देखना अभी यहाँ एटीपी चाहिए, देखो एटीपी आया, एटीपी आया यहाँ बैठ गया, और ये टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो एटीपी आई बाहर निकल गया, मॉलिक्यूल आ गया ऊपर, नीचे आ गया। देखो मॉलिक्यूल वहां से यहां आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, ये देखो ये है लो कंसंट्रेशन, ये हाई, मॉलिक्यूल लो से हाई में जा रहा है। इसके लिए एटीपी चाहिए, तो एटीपी मूव करेगा, देखो एटीपी मूव कर रहा है, एटीपी मूव करते 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 यहां बैठ जाएगा आके। जब एटीपी यहां बैठेगा तो टूटेगा, टूटने से एनर्जी निकलेगी और मॉलिक्यूल मूव करके नीचे आ जाए, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। तो ये तो हो गया था एनसीईआरटी का रीडिंग। चलिए ये है आपका असाइनमेंट। आज हमने जो भी पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड ये असाइनमेंट है। इसको सॉल्व करके रखिएगा, एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, पढ़ते रहिए, बाय बाय।